तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का वीडियो नंबर 5 है और आज हम बात करने वाले हैं यूएसए की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यूएसए का फ्लैग और इस फ्लैग में ये जो स्टार्स हैं इनके टोटल नंबर्स हैं 50। आराम से आप काउंट कर सकते हैं। और ये जो 50 स्टार्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए के 50 स्टेट्स को। तो यूएसए के जो 50 स्टेट्स हैं वो यहाँ हमने इस पॉलिटिकल मैप में दिखा रखा है। हम एक एक करके जो इसके स्टेट्स हैं इनके नेम को हम देखने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूएसए है ये 4th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का और यहाँ मैंने सीक्वेंस भी दे रखा है। सबसे पहले रसिया, रसिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद फिर अपना चाइना, चाइना के बाद फिर हो जाएगा अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। तो ये है अपना सीक्वेंस। अब हम इसके 50 स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने केवल नॉर्थ अमेरिका में से यूएसए का पॉलिटिकल मैप बनाया है। अगर इसको पूरा करें तो यहाँ पे इस तरीके से मैक्सिको भी आ जाएगा नीचे और भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ आ जाएंगी और ऊपर अगर बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे कनाडा भी आ जाएगा। और ये जो पॉलिटिकल मैप हमने नॉर्थ अमेरिका का बना दिया इसमें यूएसए का एक जो यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे अलास्का को हमने नीचे दिखा रखा है। एक्चुअली इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हमने नीचे ही दिखा दिया है। और यहाँ देखिए आप ये है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड का लोकेशन यहाँ नहीं है, ये भी हमने कन्वीनियंस के लिए बना दिया है। ऐसे समझिए कि ये अपना पैसिफिक ओशियन है और यहाँ कहीं अपना ऑस्ट्रेलिया और यहाँ बीच में कहीं हवाई आइलैंड है। तो यहाँ पे अलग से ना दिखा करके हमने इधर ही दिखा दिया, ठीक है। तो काउंटिंग में आ जाए एक ही लोकेशन में, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब एक एक करके इसके स्टेट्स का नेम देख लेते हैं। नेम इसलिए क्योंकि बार बार नीचे हम जब इसके बारे में फैक्ट्स की बात करेंगे यूएसए के बारे में तो बार बार ये जो प्रोविंस हैं या स्टेट्स हैं इनका नाम आने वाला है। तो देखिए ये रहा वॉशिंगटन, ये रहा ओरेगॉन और ये रहा कैलिफोर्निया, ठीक। 3 हो गए, वॉशिंगटन हो गया, ओरेगॉन हो गया और कैलिफोर्निया। इसके बाद इडाहो, ये हो गया इडाहो, ये हो गया नेवादा, ठीक, ये हो गया मोंटाना, इधर हो गया नॉर्थ डकोटा, इधर हो गया मिनेसोटा, इधर हो गया विस्कॉन्सिन। तो ऐसा करते हैं, पहले जो आउटर स्टेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये था अपना वॉशिंगटन, उसके बाद इडाहो, इडाहो के बाद फिर मोंटाना, मोंटाना के बाद नॉर्थ डकोटा, नॉर्थ डकोटा के बाद मिनेसोटा, उसके बाद विस्कॉन्सिन। इसको याद नहीं करना आपको, है ना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनसे आप फैमिलियर हो जाएं, ये अच्छा रहेगा, है ना। और बार बार जब इनका हम फैक्ट्स में यूज़ करेंगे तो आपको अपने आप कुछ याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे ऐसे हमको याद नहीं करने, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया मिशिगन, ठीक। फिर उसके बाद इधर हो गया न्यूयॉर्क, फिर उसके बाद हो गया मेन, इधर हो गया पेंसिल्वानिया, ठीक। इधर हो गया ओहियो, इधर है इंडियाना, इधर है इलिनॉइस, उसके बाद आयोवा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, नेब्रास्का, कोलोराडो, कंसास, मिसौरी, केंचुकी, ठीक। इसके बाद ऊटा, ठीक है, UTAH, ऊटा। इधर है एरिज़ोना। एरिज़ोना का नाम थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है क्योंकि एरिज़ोना डेजर्ट भी आया था। इन तीनों के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, एरिज़ोना और कैलिफोर्निया। और तीसरा कंट्री है मैक्सिको, है ना। तो यहाँ पे हमारा
डेजर्ट का लोकेशन आया था। और ये वाला जो रीजन है यहाँ क्या है, रेनफॉल काफ़ी कम होता है। अच्छा, इसके बाद फिर ये है न्यू मैक्सिको, ठीक। न्यू मैक्सिको के बाद यहाँ देखिए टेक्सास, ठीक। और इधर है ओक्लाहोमा, ये है अरकनसास, ये है लुसियाना, ये है मिसिसिपी, ये है अलाबामा। अब इनको नाम, ये वाले जो नाम है इनको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से, यहाँ से ये है न्यूयॉर्क, ठीक। उसके बाद पेंसिल्वानिया के बाद वर्जीनिया, है ना। और वर्जीनिया के इधर ये वाला है वेस्ट वर्जीनिया, ठीक। और यहाँ पे ये वाला जो है, ये आप देख सकते हो, ये है मैरीलैंड, ठीक है। और मैरीलैंड के साइड में ये देखिए छोटा सा ये है, ये हो गया डेलावेयर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए येलो कलर से दिख रहा है, ये हो गया न्यू जर्सी, ठीक। उसके बाद कनेक्टिकट ये रहा, और रोडो आइलैंड ये रहा, और इधर भी 3, न्यू हैम्पशायर और वर्मोंट और मैसाचुसेट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जॉर्जिया हो गया, फ्लोरिडा हो गया, और नॉर्थ कैरोलिना हो गया, साउथ कैरोलिना हो गया, टेनेसी हो गया, है ना। टेनेसी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो देखिए ये हमने सारे इसके स्टेट्स देख लिए। अब इनमें से मैंने कहा कि इन्हें, अब जिनको मैं रेड से सर्कल करूँगा, इन्हें आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो इन्हें ज़रूर याद रखना है। तो एक तो हो गया न्यूयॉर्क, ठीक। एक हो गया पेंसिल्वानिया, ठीक। पेंसिल्वानिया के बाद मैरीलैंड, ठीक। और मैरीलैंड के बाद ये तो कैपिटल आपको याद रखनी है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है भाई। ये कैपिटल हो गया वॉशिंगटन डीसी। फिर इसके बाद तो वॉशिंगटन डीसी जो है ये मैरीलैंड और ये वर्जीनिया, मैरीलैंड वर्जीनिया के बीच में इसका लोकेशन हो गया वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, तो रेड सर्कल वालों को याद रखना है, वर्जीनिया याद रखेंगे आप, है ना। नॉर्थ कैरोलिना याद रखेंगे आप, साउथ कैरोलिना याद रखेंगे, जॉर्जिया याद रखेंगे, और अलाबामा याद रखेंगे। तो इनको मैंने याद रखने के लिए इसलिए बोला, ऐसा नहीं कि बाकियों को याद नहीं रखना है, बाकी वैसे भी आपको याद हो ही जाएंगे कि भाई इधर टेक्सास हो गया, ठीक है। और एरिज़ोना आपको पहले ही बताया जा चुका है इसके बारे में, ठीक। कैलिफोर्निया बताया जा चुका है, ठीक। और इसके बाद यहाँ कोलोराडो, इसको याद रखना है, ठीक। तो इस तरीके से अलास्का पता ही है ना, और हवाई बता ही दिया। तो ये आपको ऐसे फर्स्ट टाइम में जस्ट इसको लर्न नहीं करना है, आप बार बार इसको देखोगे। हर बार जब भी आप इस टॉपिक, इस चैप्टर में आओ यूएसए वाले में, तो एक बार इस पूरे मैप को देख लो, तो इससे आपको अपने आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो मैंने इनको ये रेड वालों को इसलिए बोला कि इनको याद करना है, क्योंकि आगे हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो में बात की थी कि यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन है, और अपलेशियन माउंटेन के बाद यहाँ कोस्टल रीजन है। तो माउंटेन के बाद डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, कोस्टल रीजन आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये रहा माउंटेन, और माउंटेन के बाद अचानक से यहाँ पे क्या है, ये आ गया कोस्टल रीजन अपना, है ना। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, फॉल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से जो भी रिवर्स है, ब्लू कलर ले लेते हैं ये, अब ये जो रिवर से जा रही है अचानक से जब नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाटरफॉल बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल लाइन बोलते हैं। और ये जो फॉल लाइन है ये किसके लिए फेवरेबल कंडीशन बना देती है, ये बना देती है हाइडल इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो पावर जनरेशन यहाँ पे आसानी से हो सकता है, क्योंकि वाटरफॉल में यहाँ पे आप डैम बनाओगे, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो इस तरीके से ये जो स्टेट्स हैं ये फॉल लाइन वाले लोकेशन में लोकेटेड हैं। तो इसीलिए इनके यहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पे पावर सप्लाई होती है, जहाँ मेन टावर है, उन सिटीज़ के नाम हम आगे देखने वाले हैं। तो वो सिटीज़ किन
स्टेट्स में आएंगे, उन स्टेट्स को हमने अभी देख लिया है ना। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने स्टेट्स देखे हैं, और आगे हम थोड़ी देर बाद क्या देखने वाले हैं, इन्हीं स्टेट्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें सिटी नहीं दिखा रखा है, ये केवल स्टेट की बात चल रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए यूएसए को अगर हम इसके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो यूएसए को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया अपना, ये यूएसए हो गया। ठीक है भाई, ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको। तो इसमें इधर वाला जो पार्ट है रॉकी माउंटेन वाला, और इसके साथ दूसरी जो माउंटेन रेंजेस हैं, इनको बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पे है एप्लेशियन माउंटेन, ये हो गया एप्लेशियन माउंटेन, और बीच में जो ये प्रेरी है, प्रेरी वाला जो रीजन है, और यहाँ मिसिसिपी मिसौरी वाला रीजन है, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल लोलैंड। ठीक है भाई, तो बहुत आसान है, इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं पहले भी। तो मिसिसिपी मिसौरी, तो हम बात कर रहे थे कि यूएसए का, ये अपना यूएसए रहा, और यूएसए में इधर हो गया वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, इधर हो गया एप्लेशियन माउंटेन, और बीच में यहाँ क्या है, यहाँ है लोलैंड। लोलैंड में हम कह रहे हैं कि यहाँ स्पेसिफिक फीचर देखने को मिलता है, और वो है गीज़र्स। अब गीज़र क्या है भाई, तो देखिए गीज़र का मतलब ये है, ये हॉट वाटर सोर्सेस हैं। ये क्या है, हॉट वाटर सोर्सेस। अब ये हॉट वाटर सोर्सेस कैसे बनते हैं, इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकीपीडिया से हमने ये डायग्राम लिया है। तो देखिए इसमें क्या है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, ये भाई अपना सरफेस। ठीक है भाई, ये अपना सरफेस हो गया, और ये हमने यहाँ पे ये। ठीक है भाई, अब ये क्रस्ट है, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये क्या है, ये क्रस्ट है। ठीक, क्रस्ट के नीचे हम जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है। ठीक, ज़्यादा होता जाता है, उसके बाद यहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेगा इस वाले जोन में। देखिए अब हमें पता है कि जितना भी हमारा वाटर सोर्स है ना, सरफेस में जो वाटर है वो तो ठीक है, लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है वो कुछ इसी तरीके से होता है ना। आप इसको देख सकते हैं ये। ठीक है, जैसे जब बोरिंग वगैरह होती है तो इसी तरीके से कहीं कहीं पे पानी मिलता, कहीं नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए अगर बोरिंग यहाँ पे कराई जाए तो भाई यहाँ नहीं मिलेगा पानी, यहाँ कराई जाए यहाँ नहीं मिलेगा पानी, इधर कराई जाए यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसी बात। अब मान लीजिए कि अंदर का स्ट्रक्चर जैसा हमने बना रखा है, ये इस तरीके से कुछ हो गया, ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अगर अंदर का बना। ठीक, और यहाँ से भी देखिए ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में देखिए क्या होने वाला है, यहाँ टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये जो वाटर है, इसमें जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर में आपने पानी चढ़ा दिया। अब ऐसे सोचिए कि उसमें वेपर बन रही है, धीरे धीरे बनते जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तब क्या होगा, तब इस तरह से कुछ होगा। ये वाइट कलर का हमने वेपर बना दिया, तो धीरे धीरे पानी भी ऊपर जाता जाएगा, है ना। पानी यहाँ इकट्ठा रहा ही होगा, कुछ पानी रहा ही होगा, और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया तो फिर अचानक से यहाँ पे क्या होगा, सारी गैस बाहर निकलेगी। और जब सारी गैस बाहर निकलेगी तो ये कुछ इस तरीके से सीन दिखाई देगा, जैसा आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से आप देख पाएंगे ये। तो भाई यही है गीज़र। अब यहाँ क्या है, यहाँ पानी पहले से ऐसे इतना भरा रहता है। ठीक है, और यहाँ ऑब्जर्वर रहता है, तो वो देखेगा कि यार अभी पानी शांत है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें से वेपर निकल रहा है, धीरे धीरे। और अचानक से जब नीचे प्रेशर बिल्कुल मतलब एक लेवल को पार कर जाएगा, तब अचानक से फिर क्या होगा, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा रहेगा, 1-8 घंटे बैठा रहेगा मान लो। तो अचानक से 1 घंटे बाद क्या होगा, एक बिल्कुल यहाँ से गर्म पानी का फव्वारा निकलेगा, और पूरा भाई क्योंकि पानी गर्म है और गैस है तो पूरा धुआं दिखाई देगा। ये किस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे देखिए। ये तो वो आप देखिए सोर्स इस तरीके से है। ठीक है, येलो कलर का आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ का रॉक सिस्टम कैसा है, येलो कलर का है। और यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से धुआं निकल रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धुआं निकल रहा है। ठीक,
तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह रहे थे कि जो लो लैंड वाला रीजन है, यूएस का जो लो लैंड वाला रीजन है, वहाँ पे स्पेसिफिक फीचर देखने को क्या मिलता है, गीजर्स। तो ये होते क्या हैं, ये होते हैं हॉट वाटर सोर्सेस, हॉट वाटर सोर्सेस। अच्छा, अब हॉट वाटर सोर्सेस जो हैं, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो हमने नीचे पिक्चर ली है, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क की ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये इंसान हैं, ठीक है भाई, ये लोग यहाँ पे, ये टूरिस्ट हैं जो यहाँ घूमने आए हुए हैं, ठीक। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोकेशन कैसी होगी, है ना। आप इसको गूगल में और भी इसके इमेजेस सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेज देखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका जो पानी बाहर निकलता है ना, वेपर के साथ, इसका हाइट लगभग 40 मीटर तक हो सकता है, और एवरेज एक घंटे में यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ गैस, अभी तो आप केवल धुआं देख रहे हैं, ये तो हल्की फुल्की है, और अचानक से फिर तेज़ी से जैसे फव्वारा होता है, बिल्कुल वैसे भी निकलते हैं। और ऐसा जो ड्यूरेशन रहता है लगभग 1 घंटे का रहता है, लगभग 1 घंटे, 60 मिनट में यहाँ पे लगभग इस तरीके से ऊपर की तरफ तेज़ी से पानी आएगा, इस तरीके से, ठीक है, जब तक अंदर पूरा प्रेशर कंडीशन पूरा हाईएस्ट पीक पे ना चली जाए। तो हम कह रहे थे कि ये जो सेंट्रल लोलैंड में एक पार्क है, और इसका नाम क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है भाई। अब ये येलोस्टोन नेशनल पार्क का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो यार इसका लोकेशन जो है, एक तो व्योमिंग, ठीक है भाई, एक मोंटाना और एक इडाहो, ये 3 हैं प्रोविंस, स्टेट यूएस के। तो ये जो पार्क है काफ़ी बड़ा है, तो ये इन तीनों ही स्टेट्स के कहना चाहिए बाउंड्री को टच करता है। अब ये तीनों स्टेट्स कौन से देख लेते हैं ज़रा, ये देखिए, ये है मोंटाना, ये है इडाहो और ये है व्योमिंग, ठीक है भाई। तो यानी कि यूएस के किस लोकेशन की बात हो गई, आप समझ गए। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जो पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये इस पार्क में बहुत सारे गीजर्स हैं, और इनमें से जो फेमस है वो है ओल्ड फेथफुल, ओल्ड फेथफुल, और एक और काफ़ी सारे हैं, तो हमने एक का यहाँ पे नेम लिख रखा है, ओल्ड फेथफुल, और एक और आपको याद रखना है, एक्सेलसायर गीज़र, ठीक है भाई। तो 2 तो हो गए ये गीज़र के नेम, ठीक। अच्छा, अब येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ है, 1872 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और कह सकते हैं कि ये जो यूएस का तो फर्स्ट ही है ना, और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि शायद वर्ल्ड का भी ये फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, और यूएस का तो है ही। अच्छा भाई, 1978 को इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो अपने को क्या क्या बातें पता चल गई, अपने को पता चला कि यार गीज़र होता है हॉट वाटर सोर्स, ओल्ड फेथफुल और एक्सेलसायर गीज़र, ये 2 हैं फेमस। कहाँ है इनकी लोकेशन, येलोस्टोन नेशनल पार्क में। ये नेशनल पार्क यूएस का फर्स्ट है, वर्ल्ड का भी शायद फर्स्ट है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1872 में हुआ है। ये कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, तो भाई व्योमिंग, मोंटाना, इडाहो, ठीक। इतनी बात हमने की। 1978 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्ट्स आने वाले हैं। तो देखिए पूरी दुनिया का जो मेज प्रोड्यूस होता है भाई, आधा तो केवल यूएसए में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। हमने बोला था कि वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, कॉर्न बोला जाता है। और ये किसके लिए, इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसको फीडिंग के लिए किया जाता है, पिग्स के लिए और पोल्ट्री जो फार्म होते हैं वहाँ पे, ठीक है, इनको खिलाने के लिए। अब जो आपको बात याद रखनी है वो क्या है कि भाई मेज़ का जो प्रोडक्शन है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। तो उसमें नंबर 1 पे है यूएसए, और उसके बाद है चाइना, उसके बाद है ब्राज़ील, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बात करें, अब हम
यहाँ के जो भी नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेस की बात करने वाले हैं। तो अभी हमने किसकी बात कर ली, मेज़ की बात कर ली, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं वीट की। तो वीट की अगर बात करें तो वीट का जो प्रोडक्शन का सीक्वेंस है वो इस तरह से है, चाइना, उसके बाद इंडिया और उसके बाद यूएसए। ध्यान रहे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, चाइना में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, ये सीक्वेंस है। फिर इसके बाद कॉटन की अगर बात करें तो भाई दुनिया का 1/3 कॉटन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, यहीं यूएसए से प्रोड्यूस होता है। और इसका भी सीक्वेंस देख लीजिए, यूएसए हो गया, चाइना हो गया और पाक हो गया, पाकिस्तान। अच्छा भाई, फिर इसके बाद अब यूएसए जो है ये टोबैको का भी क्या है, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है। वर्जीनिया जो है अभी ऊपर देखिए आया था, वर्जीनिया स्टेट आया था। वर्जीनिया स्टेट जो है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है क्वालिटेटिव टोबैको के लिए, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है। और सीक्वेंस की अगर बात करें तो चाइना है नंबर 1 पे, उसके बाद यूएसए है और उसके बाद इंडिया है, ठीक, ये हो गई बात। फिर उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 20% वर्ल्ड का मिल्क प्रोडक्शन होता है वो यहीं से होता है। और बटर और चीज़ का भी इसी तरीके से फिर प्रोडक्शन होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें, है ना, एक्सपोर्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन की अगर बात करें तो भाई इंडिया है वर्ल्ड में नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। 22% जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 22% कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर यूएसए आ जाएगा, चाइना हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और ब्राज़ील हो जाएगा। फिर बात करें सॉफ्ट वुड की। सॉफ्ट वुड की अगर बात करें तो इससे क्या बनता है, पेपर, प्रिंट वाला पेपर बनते हैं इससे। तो इसमें रसिया है, उसके बाद कनाडा है और उसके बाद यूएसए है, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं पोलर रीजन के पास जो फॉरेस्ट होंगे उन फॉरेस्ट से ही पेपर, अच्छी क्वालिटी का पेपर वुड अपने को मिलता है। तो इसीलिए ये तीनों ही कंट्रीज़ आप देख सकते हैं पोलर रीजन के पास वाली हो गई, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने इसकी बात पहले भी की है फॉल लाइन की। फॉल लाइन क्या है इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो फॉल लाइन जो है, यहाँ पे फॉल लाइन वाला जो प्लेट्यू है ना, हम ये देखिए यूएसए का मैंने हाफ मैप यहाँ पे लिया है, ठीक है। अगर हम कंप्लीट मैप बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है ये। लेकिन हमने कंप्लीट नहीं लिया, केवल यूएसए का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको लिया है। तो आप ईस्टर्न पार्ट में देखिए, हम कह रहे हैं ईस्टर्न पार्ट में यहाँ है एप्लेशियन माउंटेन, ये एप्लेशियन माउंटेन है। और एप्लेशियन माउंटेन के बाद यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। ये वाला जो रीजन है ये क्या है, फॉल लाइन है, ठीक है। फॉल लाइन क्या है इसकी बात हो चुकी है। तो ये जो प्लेट्यू है इसको क्या बोलते हैं, पीडमोंट प्लेट्यू, पीडमोंट प्लेट्यू, ठीक। पीडमोंट प्लेट्यू जो है एप्लेशियन माउंटेन के किधर है, ईस्ट की साइड। यहाँ पे हम इस जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ की, ये वाला जो है। तो ये प्लेट्यू क्या बोलते हैं, पीडमोंट प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक। ये जो है मेन सेंटर है किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए। क्यों, इसकी बात पहले ही हो चुकी है कि भाई यहाँ पे फॉल लाइन में वाटरफॉल बनेंगे और वाटरफॉल की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी वाटर का है उसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है भाई। अच्छा, पीडमोंट जो टर्म है इसका वैसे मतलब क्या होता है, फुट हिल, है ना। जैसे मान लीजिए ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेन है। अब यहाँ से कोई रिवर है जो ऊपर से नीचे आ रही है, तो भाई यहाँ कहाँ नीचे आ रही है, इस जगह को क्या बोलेंगे, तो भाई माउंटेन का फुट हो गया, फुट हिल रीजन हो गया। तो ये हो गया पीडमोंट प्लेट्यू। अब हम यहाँ पे कुछ सिटीज़ की बात करने वाले हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद इम्पॉर्टेंट टावर्स लगे हुए हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ हम सिटीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ इस मैप में, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूँ, ये जो आप मैप देख रहे हैं इस मैप में हमने सिटीज़ को नहीं दिखा रखा है। इसमें हमने केवल किसको दिखा रखा है, हमने इसमें केवल स्टेट्स को दिखा रखा है, ठीक है। तो मैं एक बार रेड से कलर कर देता हूँ किस किस को हमने दिखा रखा है। इसमें देखिए अलाबामा आएगा, इसका नाम आने वाला है,
जॉर्जिया का नाम आने वाला है, साउथ कैरोलिना का नाम आएगा, और नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया, इसके अलावा मैरीलैंड। ठीक है भाई। अब देखिए, और एक और पेंसिल्वानिया। ठीक, पेंसिल्वानिया। अब मैं कुछ सिटीज़ के नाम नॉर्थ से साउथ, देखिए ये नॉर्थ हो गया है ना, हम नॉर्थ से कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ से हम साउथ जा रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ में हम कुछ सिटीज़ के नेम देखेंगे जो इन स्टेट्स में लोकेटेड है। कौन कौन सी सिटीज़ हैं देखिए ज़रा। तो भाई एक हो गया, इसको अब हम इसको सबसे पहले हो गया फिलाडेल्फिया। ठीक है भाई, फिलाडेल्फिया क्या है, सिटी है, कहाँ है, पेंसिल्वानिया स्टेट में है। स्टेट कौन सा है, पेंसिल्वानिया। अब मैप देखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर मैंने लिखा पेंसिल्वानिया उसके बाद मैरीलैंड, तो आप यहाँ देख सकते हैं पेंसिल्वानिया है ये वाला, और ये वाला जो है ये अपना मैरीलैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा आएगा, वर्जीनिया आएगा। तो बार बार मैप देखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल डायरेक्ट बात कर सकते हैं ये जो सिटीज़ हैं। तो फिलाडेल्फिया हो गया। फिलाडेल्फिया के बाद फिर कौन सी सिटी है, बाल्टीमोर किस स्टेट में है, मैरीलैंड। उसके बाद वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन का जो बॉर्डर है वो कहाँ कहाँ टच हो रहा है, वर्जीनिया में टच हो रहा है, और इसके अलावा मैरीलैंड में, वर्जीनिया और मैरीलैंड। ठीक है भाई, तो ये तीसरा सिटी हो गया वॉशिंगटन। अच्छा भाई, अगला फिर है रिचमॉन्ड ये जो सिटी है कहाँ है भाई, वर्जीनिया में है। अच्छा, इसके बाद रैले। तो रैले जो है ये किस स्टेट में है, नॉर्थ कैरोलिना। ठीक है, इसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, तो कोलंबिया जो है कहाँ है, साउथ कैरोलिना में है। ठीक है, फिर इसके बाद अगस्टा जो ये सिटी है कहाँ है, जॉर्जिया में है। इसके बाद मैकन सिटी कहाँ है, ये भी जॉर्जिया में ही है। फिर उसके बाद कोलंबस कहाँ है, जॉर्जिया में ही है। और उसके बाद मॉन्टेगो मैरी कहाँ है, अलाबामा। ठीक है भाई, तो ये हमने कुछ सिटीज़ के नेम देख लिए। इसको भी आपको बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल याद कर लेना फर्स्ट टाइम में ही, है ना। जब आप इसको बार बार 2-3-4 बार देखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब वॉशिंगटन डीसी जो है, थोड़ा सा इसके नाम पे डिस्कशन कर लेते हैं कि यार वॉशिंगटन डीसी जो है, इसमें वॉशिंगटन तो ठीक है, डीसी जो है इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो पहले हम वॉशिंगटन की बात करते हैं। वॉशिंगटन वर्ड कहाँ से आया, तो भाई जॉर्ज वॉशिंगटन जो हैं ये यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और इनका टाइम पीरियड था 1789 से 1797। ठीक है भाई, तो ये हो गई बात, ये तो क्लियर हो गया कि वॉशिंगटन का नाम वॉशिंगटन क्यों है। अब ये डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में, डीसी का क्या मतलब है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में कोलंबिया का क्या मतलब है, तो जैसे इंडिया को हम क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं। भारत क्या है, भारत माता, है ना भाई। तो होता क्या है कि कंट्रीज़ को मदर के तौर पे ही देखा गया है। कंट्री का जो यूज़ किया जाता है, जब एक नेशन की बात करते हैं तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन जब कर देते हैं तो उसको मदर की तरह से ही देखते हैं, है ना, फादर की तरह से नहीं देखते। तो अब ये है कि भाई अमेरिका को अगर हम अमेरिका माता बोलें तो थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, कोलंबिया। तो कोलंबिया ये जो वर्ड है, कोलंबिया क्या है, ये एक फीमेल पर्सोनिफिकेशन है, किसके लिए, यूएस के लिए। यूएस को जब एक नेशन के तौर पे देखते हैं, ध्यान रहे कंट्री और नेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंट्री और नेशन में डिफरेंस है। भाई कंट्री तो ठीक है कि पॉपुलेशन है, एरिया है, सॉवरेनिटी है, और उस जगह को हम स्टेट या कंट्री बोल देते हैं। ठीक है, देश या राज्य, है ना, देश या राज्य। जब पॉलिटी की बात करते हैं तो कंट्री को स्टेट बोल दिया जाता है ना। अभी चलिए इसकी बात हम आज की बात नहीं करते, हम कंट्री बस की बात करते हैं कि कंट्री का मतलब क्या है, एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, है ना, और वहाँ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उसमें सॉवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, तो कंट्री हो गया। लेकिन मान लीजिए कंट्री में बिहार का जो व्यक्ति है वो अपने आप को बिहारी मानता है ना, बिहार के लिए उसकी
फीलिंग्स उसकी ज़्यादा हैं, है ना, साउथ इंडियन की अपने स्टेट के लिए ज़्यादा हैं। तो ये क्या है, ये कंट्री है केवल। नेशन तब आएगा, नेशन क्या है, एक ये भाई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। नेशन बनाया जाता है, कंट्री तो होती है लेकिन नेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो भाई नेशन तब आता है जब हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट, है ना। जैसे अगर चक दे इंडिया मूवी अगर आपने देखी हो तो शाहरुख खान सबसे पूछता है कि भाई अपना नाम बताओ और कहाँ से हो ये बताओ। तो सब लोग अपने स्टेट का नाम बताते हैं, फिर वो दोबारा उससे पूछता है और कहता है कि नहीं, पहले आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, ना कि किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो। ओलंपिक में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो लोग प्राउड फील इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि वो किसी स्टेट को, है ना। ओलंपिक में कोई मेडल जीता है तो उसकी चर्चा इस तरह से नहीं रहती कि भाई इस स्टेट से किसी पर्सन ने मेडल जीता। इंटरनेशनल मीडिया में जब चर्चा होगी तो कंट्री की होती है, ना कि किसी स्टेट की होती है। तो कहने का मतलब जब ये भावना आ जाए कि हम सभी लोग, एक देश के सभी लोग एक हैं, है ना, हम सबका जो हित है वो एक ही प्रकार का है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या है, सेम है, तब ये हो जाता है नेशन। तो भाई नेशन के लिए एक यूएस का फीमेल कुछ टर्म होना चाहिए, तो वही हो गया कोलंबिया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये तो बात हो गई वॉशिंगटन डीसी की। चलिए अब हम प्रोडक्शन की बातें कर रहे थे, चलिए आगे बात करते हैं, मिनरल प्रोडक्शन में आ जाते हैं। तो मिनरल प्रोडक्शन में कॉपर की अगर बात करें तो अमेरिका का उसमें 5th पोजीशन है। बाकी अगर कंट्रीज़ की बात करें तो देखिए चिले जो है उसका नंबर 1 पे है, उसके बाद पेरू आता है, पेरू के बाद चाइना है, चाइना के बाद कॉन्गो है, कॉन्गो के बाद फिर यूएसए है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की टॉप 3 कंट्रीज़ तो आप मतलब याद कर ही लें। अच्छा भाई, सिल्वर प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें इसका टॉप 10 में है यूएसए, और अगर कंट्रीज़ की बात करें तो मैक्सिको इसमें नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद पेरू है और उसके बाद चाइना है, फिर रसिया, पोलैंड, इस तरीके से 3 तो आप याद कर ही लें, ठीक है। मैक्सिको, पेरू, चाइना। एक बार में नहीं याद होगा, बार बार इसको करना पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट रीडिंग में केवल फर्स्ट जो कंट्री है उसको याद किया जाए कि भाई कॉपर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ, चिले में। सिल्वर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ, मैक्सिको में, ऊपर आते हैं। तो इसी तरह से अगर पूछे कि बताएं सॉफ्टवुड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ, रसिया में। फिर इसी तरह से मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ, इंडिया में। टोबैको का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ, चाइना में। कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ, यूएसए में। तो पहले फर्स्ट रीडिंग में व्हीट का प्रोडक्शन चाइना में, मेज का प्रोडक्शन यूएसए में। तो करना क्या है, फर्स्ट रीडिंग में केवल फर्स्ट आप कंट्री को याद करें, है ना। सेकेंड रीडिंग में कोशिश करें कि सेकेंड और थर्ड हो जाएं। तो इस तरीके से जब थोड़ा थोड़ा तोड़ करके याद करेंगे तब आप आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए अब आपको एक बात याद रखनी है, क्या, अभी ऊपर हमने मोंटाना प्रोविंस देखा था, मोंटाना देखिए, अगर आपको भूल गया तो ये जल्दी से देखिए मोंटाना। ये देखिए मोंटाना इधर है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो मोंटाना है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मिनरल की अगर बात करें मोंटाना में, तो यहाँ पे एक माइन है बूटे। क्या नाम है इसका, बूटे। तो भाई बूटे जो है ये किसकी माइन है, कॉपर की माइन है, और ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन है। कॉपर का ये जो बूटे माइन है ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन, ठीक है भाई। तो ये जो रीज़न है ये बहुत प्रॉस्परस हिल है, इसको ये जो हिली एरिया है ना, यहाँ पे रॉकी माउंटेन यहीं पे है। तो ये जो हिल है इसको सबसे प्रॉस्परस हिल बोला जाता है वर्ल्ड के लेवल पे बात करें तो इसके अलावा ये तो किधर की बात हो गई, अभी वेस्ट की बात कर ली। ईस्ट की बात करें तो एप्लेशियन माउंटेन है, इधर रॉकी है, और वेस्टर्न कॉर्डिलेरस, रॉकी और बाकी दूसरी जो सीरीज़ है उनको मिला करके बोलते हैं। तो एप्लेशियन की बात करें तो ये भी कुछ कम नहीं है। एप्लेशियन माउंटेन भी जो है ये हाई क्वालिटी एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस कोल के लिए फेमस है, एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस कोल के लिए। तो अब जब क्योंकि बात आ गई है एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस कोल की, तो थोड़ा सा कोल के बारे में अलग से बात ही कर लेते हैं। तो देखिए कोल जो है, कोल को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। कोल को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड, क्योंकि कोल का हम यूज़ कहाँ करते हैं, कोल का यूज़ डोमेस्टिक पर्पज़ में तो होता ही होता है, इंडस्ट्रीज़ में
इलेक्ट्रिसिटी का सारा जनरेशन कैसे होता है, कोयले को जलाते हैं, पानी को उबालते हैं तो वेपर बनता है, वेपर से टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इस तरीके से कोल का डायरेक्ट हम यूज़ मेटलर्जिकल प्रोसेस में करते हैं और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी करते हैं। तो इस तरीके से बहुत कीमती चीज़ हो गई ब्लैक गोल्ड, इसलिए इसको बोलते हैं। फिर दूसरी बात जो आपको कोल के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम में ये मिलता है ना। आपने को पता है कि इग्नियस रॉक सिस्टम भी होता है, मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम भी होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम की, ठीक है। जो लावा से रॉक सिस्टम बनता है उसको इग्नियस बोल देते हैं, और जो केमिकल चेंजेस के बाद बनता है उसको मेटामॉर्फिक बोल देते हैं। और जो रॉक सिस्टम बिल्कुल नीचे लेयर में जो चीज़ें रह जाती हैं और ऊपर जो है तो दूसरे रॉक सिस्टम होते हैं, तो वो दबा देते हैं हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, फिर क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री बन जाता है, ठीक है। सेडिमेंटेड नीचे 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 डिपॉजिट होता रहता है सेडिमेंट्री। तो भाई कोल का जो है, कोल इन्हीं रॉक सिस्टम के बीच में मिलता है। अच्छा, अब कोल में जलाएंगे तो क्या क्या चीज़ें जलेंगी, तो भाई कार्बन तो होता ही है, मेन चीज़ कार्बन ही हो गई। इसके अलावा वॉलेटाइल मैटर भी होते हैं जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए इसमें आग लगती है ना। उसके बाद फिर आग मतलब फ्लेम थोड़े टाइम के लिए बनता है, उसके बाद फिर नहीं बनता है। तो वॉलेटाइल मैटर, मॉइस्चर भी होता है जिसकी वजह से थोड़ा धुआं भी बनेगा और ऐश होगी, और इसमें सल्फ़र और फॉस्फोरस होगा जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है। फिर इसके बाद तो ये सब चीज़ें जब जलाएंगे तो सब अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा भाई, फिर वर्ल्ड का जो कोल है, पूरी दुनिया के कोयले की बात कर रहे हैं, तो ये किस एरा में बना है, तो कार्बोनिफेरस। तो एक अलग से हम जब हिमालयन इंडियन सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम जो अर्थ जब से बनी है तब से लेके अब तक का जो पूरा पीरियड है, उस पीरियड को हमने कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वो हम तब देखेंगे। बस अभी तो आप ये समझ लीजिए कि कार्बोनिफेरस एक कोई पीरियड था जिस पीरियड में क्या बना है, कोल बना है, ठीक है भाई। और ये पीरियड आज से कितने साल पहले की बात चल रही है, 350 मिलियन साल पहले की, बहुत पहले की बात हो गई है ना। चलिए भाई, तो कार्बोनिफेरस का मतलब होता है, कार्बोनिफेरस वर्ड ही जो है इसका मतलब क्या है, कोल बियरिंग स्ट्रेटा, है ना। कार्बोनिफेरस मतलब एक लेयर जिसमें कि क्या है, कोयला है। अब फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन कोल का होता कैसे है, तो भाई जैसे जैसे जो चीज़ें नीचे दब गई हैं, है ना, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, तो जो दब गए हैं नीचे काफ़ी रॉक सिस्टम के नीचे, वहाँ चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उस एनिमल या प्लांट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है टाइम के साथ। और कार्बन का जो परसेंटेज है, अगर ये मान लो कि ये कोई यहाँ पे एक पूरा ग्रुप ऑफ एनिमल यहाँ दबा हुआ है, यहाँ कोई प्लांट दबा हुआ है, तो भाई इनमें जितना कार्बन है वो तो उतना ही रहता है, लेकिन कार्बन के अलावा जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और मॉइस्चर है, ये कम होता जाता है। तो प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो कार्बन का ज़्यादा होता जाता है ना। तो इसका प्रोपोर्शन बढ़ता है, ना कि क्वांटिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से कोल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब कोल में जो कोयला जितना पुराना होगा वो उतना ही अच्छा कोयला माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो जितना ही ज़्यादा पुराना होगा उसमें कार्बन कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शन कार्बन कंटेंट का ज़्यादा होगा। अच्छा भाई, तो अब इस हिसाब से ज़्यादा पुराना कौन सा होगा, जो ज़्यादा गहराई में होगा। जैसे अगर हम खुदाई करना शुरू कर दें मान लीजिए, तो खोदने के बाद सबसे नीचे जो मिट्टी मिलेगी वो सबसे पुरानी होगी, है ना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई जो सबसे गहराई में कोयला मिलेगा वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा, ठीक है। ऐसा ही बोला जा सकता है। जैसे हमने बोला सबसे पुराना सबसे अच्छा, तो सबसे पुराना कहाँ मिलेगा, सबसे नीचे मिलेगा, तो सबसे नीचे वाला सबसे अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं। अब फाइनली देख लेते हैं कौन कौन से हमने कोल को नाम दे रखा है। तो भाई एक को बोलते हैं पीट, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस और एक होता है एंथ्रेसाइड। तो बस ये समझ लीजिए, बस यही सीक्वेंस है बनने का। मतलब 350 मिलियन साल पहले
सबसे पहले जो चीज़ें नीचे दब गई वो किस में कन्वर्ट हुई, वो पीट में कन्वर्ट हुई, और साल बीता लिग्नाइट में कन्वर्ट हुई, और टाइम बीता बिटुमिनस में कन्वर्ट हुई, और टाइम बीता एंथ्रेसाइट में। तो ये है भाई सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस 350 इसी वाले टाइम पे सारी चीज़ें दबी थी और तब से लेके अब तक बन रही हैं, तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो सारी दुनिया में तो यही वाला बस कोल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा ये वाला मिलता है। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं पहले दब गए होंगे, है ना, कुछ चीज़ें पहले भी दबी होंगी 350 मिलियन साल पहले के, और कुछ बाद में भी दबी होंगी। तो सबसे ज़्यादा जो कोयला मिलता है वो तो ये वाला मिलता है, ठीक, और ये वाला काफ़ी कम मिलता है। चलिए, फिर ये भी बात है कि कोई कौन सी चीज़ किस हाइट में दबी है ना। कोई अगर ऊपर ही रह गई है तो फिर भाई वो इसी स्टेट में रह जाएगी, पीट और लिग्नाइट वाली स्टेट में, और अगर कोई बहुत नीचे दब गई होगी तो वो बहुत जल्द कम टाइम में एंथ्रेसाइड वाली स्टेट में आ जाएगी, है ना। ये तो तब, ये सीक्वेंस जो हमने बोला ये तो तब के लिए है जब सेम हाइट में मटेरियल दबा हुआ रहे। चलिए पीट की बात करते हैं। तो कि पीट में आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है 40 to 55% होता है, ठीक। चलिए बाकी चीज़ें, बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ का मतलब वो चीज़ें जो हमारे, जिससे कि हीट जनरेशन नहीं होना है, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं वो। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो बता ही दिया हमने, पीट ये रहा पहला, फर्स्ट वाला है पीट, ये बात हो ही गई। अच्छा भाई, फिर इसके बाद इसमें वोलेटाइल मैटर काफ़ी होता है, मतलब इसमें जब इसको जब जलाएंगे तो इसमें फ्लेम काफ़ी देर तक बनी रहेगी, है ना। फ्लेम अगर काफ़ी देर तक बन रही है तो इसका मतलब अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है। कोयला अच्छी क्वालिटी का मतलब है कि वो लाल लाल बस दिखना चाहिए, फ्लेम नहीं बननी चाहिए, है ना। उसमें से हीट निकलती रहे, जैसे लोहे को गर्म कर दो तो लाल दिखता है वो, उसमें आग कहाँ लगती है आयरन में, तो इसी तरीके से कोयले को भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये जलने के बाद जो है लकड़ी जैसा ही जलता है ना, क्योंकि ये लकड़ी ही तो है भाई, कोयला क्या है, लकड़ी ही तो है, लकड़ी जो दब गई थी। अब ये ठीक तरीके से इसका बाकी जो मैटर है वो डिके नहीं हो पाया, तो इसको हमने पीट बोल दिया। अच्छा भाई, अब दूसरे नंबर का है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट में भी ऑलमोस्ट इतना ही कार्बन होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ठीक। और डार्क टू ब्लैक ब्राउन इसका कलर रहता है। इसकी खास बात क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है, और इसकी दूसरी खास बात है कि इसमें स्पॉन्टेनियसली कंबसन हो जाता है। मतलब कि मान लो कोयले की खदान में खुदाई चल रही और जहाँ पे ये वाला कोल आएगा तो वहाँ पे चांसेस हैं कि अपने आप आग लग जाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही इसमें आग लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये थोड़ा खास बात है किसकी, लिग्नाइट की है ना। तो लिग्नाइट हो जाता है इग्नाइट, इग्निशन मतलब जलना होता है, तो लिग्नाइट हो जाता है इग्नाइट, ऐसे करके थोड़ा दिमाग में बिठाने के लिए। अब बात करें बिटुमिनस कोल की, है ना। तो बिटुमिनस की खास बात क्या है, अभी 55% तक हम जा रहे थे, अब पहुंच जाएंगे हम 80% तक, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा दुनिया में यही वाला कोयला मिलता है। अच्छा, मॉइस्चर वॉलेटाइल कंटेंट इसमें कम होता है, ठीक। ब्लैक कलर होता है ना। तो जो आप कोयला देखते हो, जिसको आप कोयला जानते हो, अपने आसपास आपने देखा होगा, वो यही वाला आपने देखा है, ब्लैक कलर का होता है। तो इसमें जो भाई कोयला है क्या, जो पेड़ पौधे थे और जो जानवर थे उन्हीं से तो बना है। तो भाई जो वेजिटेबल मटेरियल है उसका कोई इसमें ट्रेस नहीं मिलेगा, है ना। मतलब पूरी तरह से ये एकदम मैच्योर वाली स्टेट में जाने ही वाला है, तो इसलिए इसमें बाकी कंटेंट, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी अच्छी होगी, मतलब पर केजी अगर आप उसको हीट करो तो उसमें जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो उसमें कितनी कैलोरी जनरेट होती है हीट, उसके हिसाब से कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी अच्छी होगी। और इसका यूज़ होता है कोक और गैस बनाने में। तो कोल को ही कन्वर्ट करके थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बनाते हैं, उसको कोक बोल देते हैं। इसके बाद अब भाई सबसे लास्ट वाला है एंथ्रेसाइट। ये है सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट वाला, 80 to 95%। सबसे पहले हमने 55% तक पहुँचे, फिर उसके बाद 80 तक पहुँचे, अब कहाँ पहुँच गए हैं, 90 तक पहुँच गए। तो 3 स्टेज में हमने देखा, और बहुत कम इसमें वोलेटाइल मैटर होगा, यानी कि बस आग जलाओगे और तुरंत ये जो इसमें से फ्लेम बन रही थी वो बुझ जाएगी, है ना।
ज्वाला बुझ जाएगी, बस केवल गरम गरम रहेगा और हीट इस पर जनरेट होता रहेगा। ये है, धुआं वगैरह कुछ नहीं है ना। आपने धुआं वगैरह देखा होगा, किस में देखा है? इस वाले में देखा है, ब्लैक वाले में, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं रहता, धुआं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नेग्लेजिबल कहना चाहिए रहता है ना। और देखने में बिल्कुल मेटल जैसा दिखाई देता है, सेमी मेटलिक लस्टर रहता है। और इग्नाइट मैंने बताया कि स्लोली होता है, धीरे धीरे जलता है, ऐसे नहीं कि जल्दी जल के ख़त्म हो गया है ना। अभी जलाए थे और ख़त्म ही हो गया, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो अच्छी बात है ये, है ना। और हीट का लॉस इसमें धीरे धीरे होता है, तो यानी कि सीधी कुल मिला के बात है, इफ़िशियंट है ये, हाईली इफ़िशियंट है। तो फ्लेम जो इसकी रहती है किस कलर की रहती है? ये ब्लू रहती है। और ब्लू फ्लेम का मतलब ये होता है कि भाई अच्छा एनर्जी जो इफ़िशियंट तरीके से चीज़ जल रही है, तो ब्लू फ्लेम तब बनता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और येलो का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। तो ये हो गई बात कोल की, ठीक है भाई। अब वापस से आ जाते हैं यूएस में। तो यूएस में बात चल रही थी, हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। तो आयरन की बात अगर करें, आयरन, तो भाई साहब आयरन जो है, जो ग्रेट लेक, हमने लेक्स की बात की थी, तो उसमें जो सुपीरियर लेक है, लेक्स तुरंत आपके दिमाग पे पिक्चर बननी चाहिए, SHO, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेरियो, और उसके बाद मिशिगन, और उसके बाद इरी, ME, ठीक है भाई। तो ये जो लेक्स हैं, इनमें हम किसकी बात कर रहे हैं? सुपीरियर की बात कर रहे हैं। सुपीरियर किस मामले में सुपीरियर है? कि आयरन ओर के मामले में सुपीरियर है, ठीक है भाई। और यहाँ की जो मेसाबी रेंज है, मेसाबी पहाड़ी जो है, वहाँ पे अच्छा खासा आयरन ओर की खदानें हैं, ठीक है, लोहे की खदानें हैं। अब आयरन प्रोडक्शन की अगर बात करें तो भाई वर्ल्ड में चाइना इस टाइम पे प्रोड्यूस कर रहा है सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद, ब्राज़ील उसके बाद, इंडिया का भी नंबर आ जाता है उसके बाद, ठीक। ये हो गई बात। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कहाँ से मिलता है? ओंटेरियो रीजन से। देखिए सुपीरियर से क्या मिल रहा है? आयरन मिल रहा है। यहाँ से क्या मिल रहा है? गोल्ड मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ से सुपीरियर, ओंटेरियो से गोल्ड मिल रहा है, और लार्जेस्ट माइन है यहाँ पे, है ना, गोल्ड की। तो गोल्ड की अगर बात करें तो भाई चाइना है इसमें नंबर 1, उसके बाद रसिया है, ऑस्ट्रेलिया है और US है। ये टॉप 4 कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे हो गया। पहली बार में जैसा मैंने बताया, पहले आप ये याद करो फर्स्ट जो नंबर पे कंट्री है। चलिए अब ऑयल की बात करें अगर, तो भाई तेल ही तेल है इसके पास। फर्स्ट ऑयल जो है जो मिला था ये 1859 से पता चला कि इनके पास भी ऑयल है। और भाई बस उसके बाद क्या था? उसके बाद लगातार प्रोडक्शन चल रहा है। तो US में ऑयल का प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा, उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया का, उसके बाद नंबर आता है रसिया का, उसके बाद नंबर आता है कनाडा का, उसके बाद चाइना का। हम लोग तो कहीं है नहीं टॉप 5 में, ठीक है। तो ये 2020 का मेरे पास डेटा था जो गूगल से हमने निकाला है। फिर इसके बाद USA जो है फॉस्फेट रॉक की अगर बात करें तो उस मामले में भी इसका जो है तो टॉप 3 में नंबर आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे तो चाइना ही है, बहुत बड़ा देश है ये। उसके बाद मोरक्को हो गया और उसके बाद US हो गया। ये 2019 का डेटा अपने पास। फिर इसके बाद बात करें लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन जो है USA का, ये पूरा मिसिसिपी रिवर के आसपास फैला हुआ है, मिसिसिपी से लेकर के अटलांटिक ओशियन तक, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है, यानी कि पूरा ये अपना US हो गया। तो इधर अपलेशियन है, इधर रॉकी है, हम कह रहे हैं यहाँ मिसिसिपी, मिसौरी, यहाँ ये वाला रीजन, यानी जिसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये वाला रीजन, ये, ठीक। तो इंडस्ट्रियल पूरा रीजन है ये। फिर डेट्रॉयट जो है ये है कहाँ? ये इरी जो लेक है, अभी हमने 5 लेक्स बनाई ना, SHO, ठीक है, ME। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये रहा इरी, ठीक है भाई, इसकी बात चल रही है। तो लेक इरी के पास, और स्टेट की अगर बात करें तो कौन सा स्टेट है? मिशिगन स्टेट है। तो इरी और ह्यूरन के बीच में इस जगह की बात चल रही है। डेट्रॉयट सिटी जो है कहाँ लोकेटेड है? ह्यूरन और इरी के बीच में। एक लेक ये रही, एक लेक ये रही, दोनों लेक के बीच में क्या है? डेट्रॉयट सिटी है, ठीक है भाई। तो ये सिटी वैसे अब देखिए यहाँ तो इस तरीके से बॉर्डर है
है ना, बॉर्डर जो है कनाडा और यूएस का इस तरीके से है। तो डेट्रॉयट सिटी जो है ये वैसे किस कंट्री में आता है, तो भाई यूएस का पार्ट है ये, ठीक है। यूएस की बात चल रही, भी कनाडा की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, है ना। कनाडा की भी बात करेंगे तो डेट्रॉयट के पास एक और सिटी रहेगा, वो कनाडा का रहेगा। चलिए, तो डेट्रॉयट जो है ये किसके लिए फेमस है, ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार। मोटर कार की जितनी भी बड़ी कंपनी जैसे जनरल मोटर्स हो गई, फोर्ड हो गई, क्रिसलर हो गई, ये सारी की सारी यहाँ पे हैं। तो ये हो गया भाई। इसके बाद आपको याद रखना है एक्रोन। एक्रोन जो है किस स्टेट में है, ओहियो, ठीक है। और कौन सी लेक के पास है, ईरी लेक के पास है, ठीक। ये बिगेस्ट सेंटर है किसके लिए, सिंथेटिक रबर का। ओहियो किसका सेंटर है, सिंथेटिक रबर का, सॉरी ओहियो में एक्रोन किसके लिए फेमस है, सिंथेटिक रबर के लिए फेमस है। लॉस एंजलिस जो है कैलिफोर्निया स्टेट में, कैलिफोर्निया प्रोविंस में जो लॉस एंजलिस है, ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड के लिए। तो यानी कि इस जगह पे जैसे ये अपना, अब दिमाग में आपके मैप रहना चाहिए कि भाई ये जो है, तो ये अगर हमारा यूएस अगर ऐसे इस तरीके से बने तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे है हॉलीवुड, ठीक है भाई, पैसिफिक कोस्ट की तरफ। कैलिफोर्निया प्रोविंस उसी तरफ है ना। अच्छा भाई, और इसके साथ साथ लॉस एंजलिस और किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है केनिंग फ्रूट्स के लिए। मतलब फ्रूट्स से प्रोडक्ट्स बना करके केन में उसको पैक करके भेजने के लिए, इसको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए भी ये काफ़ी फेमस है। इसके बाद बात करें सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को जो है, सैन फ्रांसिस्को में जो सिलिकॉन वैली है ये फेमस है किसके लिए, ये फेमस है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए सिलिकॉन वैली की बात हो गई। फिर इसके बाद तो सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे इधर ही ये। फिर इसके बाद बात करें नासा, तो भाई नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा इस्टेब्लिश हुआ 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैपिटल सिटी वाशिंगटन डीसी में, ठीक। और इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ से रॉकेट्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह लॉन्च की जाती हैं, ठीक है भाई। तो उन्हीं सेंटर्स में से एक सेंटर कहाँ लोकेटेड है, केप कैनावेरल में। तो ये है कहाँ, ये फ्लोरिडा स्टेट में। फ्लोरिडा स्टेट में एक मेरिट आइलैंड है, ये देखिए छोटा सा है ये मेरिट आइलैंड, ठीक। तो यहाँ पे एक इनका सेंटर बना हुआ है। और ये स्टेट कौन सा है, ये स्टेट है फ्लोरिडा, ठीक है। जितना आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये किस स्टेट में आता है, फ्लोरिडा स्टेट में आता है, ठीक। तो और यहाँ पे मियामी है, हमने इसकी भी बात की थी लास्ट क्लास में, मियामी, ठीक। तो वहाँ इस आइलैंड में मेरिट आइलैंड, मेरिट बेसिस पे इसको ले लिया गया, ऐसे करके याद रखना है आपको दिमाग में। मेरिट आइलैंड में केप कैनावेरल है, स्टेट है फ्लोरिडा, प्रोविंस है फ्लोरिडा। और वहाँ पे जॉन एफ कैनेडी सेंटर है, JFK भी बोलते हैं इसको, है ना। जॉन एफ कैनेडी वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो नासा के जो 10 सेंटर्स हैं उनमें से ये एक सेंटर है जहाँ से लॉन्चिंग की जाती है, ठीक। चलिए भाई, फिर इसके बाद बात करें अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये न्यूयॉर्क में है, ठीक। और ये बिगेस्ट म्यूज़ियम है वर्ल्ड का बिगेस्ट म्यूज़ियम है, ठीक। तो ये याद रखना है। न्यूयॉर्क जो है ये लार्जेस्ट सिटी है यूएसए का, अभी हमने ऊपर देखा था न्यूयॉर्क, तो ये लार्जेस्ट सिटी हो गया। और बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स, ठीक। और ख़ास बात ये है कि UNO का ये हेड क्वार्टर भी है, UN और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ये हेड क्वार्टर है। तो ये क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेड क्वार्टर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिग एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिग एप्पल। और कैनेडी एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क में ही है स्टेट में,
तो ये जो कैनेडी एयरपोर्ट है ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ठीक। और न्यूयॉर्क का लोकेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मुंबई का है। न्यूयॉर्क का अगर लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन कुछ वैसा ही है जैसा कि मुंबई का है। फिर इसके बाद शिकागो। तो शिकागो जो है ये बिगेस्ट रेलवे जंक्शन है यहाँ, जैसे कि न्यूयॉर्क में क्या है बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, तो ये बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन है। और ये और किसके लिए फेमस है, ये लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग सेंटर भी है यूएस का लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग सेंटर कौन सा है, शिकागो। मियामी की बात हो ही गई, मियामी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड कैसल कंस्ट्रक्ट किया गया है ना, बालू से। आपने देखा होगा कि बीच वाले एरिया में कुछ लोग होते हैं जो बालू से क्या बना देते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे शेप वगैरह बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे भी लगभग 50 मीटर हाइट का है ना, 30-50 मीटर हाइट का सैंड कैसल, मतलब बालू से कुछ ऐसा बना देना, शेप बना देना किसी का, तो ये यहाँ पे बनाया गया था। अच्छा भाई, और लार्जेस्ट टेलीस्कोपिक जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है 450 मीटर हाइट का जो एक पीक है हवाई स्टेट में। हवाई हमने बात ऊपर कर ही ली है कि हवाई स्टेट कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे, ये अपना हो गया यूएसए, सॉरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से इस तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा ये आइलैंड मिलेगा। तो यहाँ पे इस आइलैंड में एक पीक है, माउंटेन पीक है, उसका नाम क्या है, मौना की पीक। और यहाँ पे यूएसए ने स्टार्ट किया है लार्जेस्ट टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट। तो ये हो गई बात। इसके बाद कनाडा को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन इसको लेंगे कनाडा का। तो ये मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे सिटीज़ के यहाँ पे नेम लिए हैं। तो हमने पहले की क्लासेस में, काफ़ी सारी क्लासेस में इसका पॉलिटिकल मैप हमने आपको दिखाया था, तो उस पॉलिटिकल मैप को भी आपको दिमाग में रखना है। और इसके अलावा ये जो मैप स्टार्टिंग में बताया है ये वाला, इसको आप बार बार इसको स्टडी करेंगे, बार बार इसको रिवाइज़ करेंगे तो ये बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ जाएगा।